हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग फिर से एक नया लेक्चर लेकर आपके सामने आ रहे हैं और ये है 6th क्लास का गणित का लेक्चर है। इसको 6th क्लास का लेक्चर समझ कर ना पढ़ें, क्योंकि ये आपके भविष्य में, आपके कंपटीशन के टाइम में ये बहुत ज़्यादा माने यूजफुल होगा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। हर एक टॉपिक, हर एक छोटा छोटा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं। ये आज का टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि पेज नंबर 13 के में दिया गया है, एनसीईआरटी का टॉपिक है लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। तो इसके बारे में पढ़ना हर क्लास में इसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे 9th की बात हो, 10th की बात हो, 11th 12th की बात हो, कंपटीशन की बात हो। छोटी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन छोटी चीज़ें ही बड़ी चीज़ों में अक्सर काम आ जाया करती हैं। एक एक ईंट जोड़ोगे तो एक महल तैयार होगा। तो कहने का मतलब है कि शुरू से ही जोड़ते जाओगे तभी महल तैयार हो पाएगा। फट देना तो खड़ा नहीं हो जाएगा महल। तो ख्याली पुलाव पकाना बंद करेंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे क्या पढ़ा रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोग वस्तुओं को किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरीके से मापते हैं। किसी वस्तु को जैसे मेजर करना हो, लंबाई को कैसे मापते हैं, लंबाई को का यूनिट क्या होता है, मतलब किस चीज़ में उसको मापा जाता है। किसी चीज़ का वजन मापना हो, उसको कैसे मापते हैं। अगर कोई द्रव है तो द्रव को मापने की इकाई क्या होती है, उसको किस चीज़ में मापा जाता है। इसको खूब बढ़िया से समझेंगे और जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग का एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए खूब बढ़िया से इसको समझते हैं, ठीक है। अभी जो है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहला जो टाइप है इसमें हम लोग समझते हैं कि भार को किसी चीज़ के, कोई ठोस हो, कोई गेहूं है, चावल है, कोई चीज़ है, ठीक है, जो कि ठोस के रूप में है, उसको हम लोग मापने का क्या तरीका है। किसी भार को हम लोग मापेंगे तो भार को किस तरीके से मापेंगे। भार के मापने की इकाई क्या होती है, तो भार के मापने की इकाई होती है किलोग्राम। इसकी जो इकाई होती है, इकाई का मतलब होता है, अक्सर इकाई का मतलब तो एक ही होता है, इकाई का मतलब होता है एक यूनिट। लेकिन इकाई का एक दूसरा अर्थ भी होता है, किसी चीज़ को, किसी भी वस्तु को जिस राशि में मापा जाता है उस राशि का नाम है इकाई। जैसे आप चावल मापते हैं, आलू मापते हैं, जितने ठोस चीज़ों को मापते हैं उसको केजी में, किलोग्राम में हम लोग मापते हैं अक्सर, ठीक है। तो यहाँ पे भार की जो इकाई होती है वो होती है किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। और किलोग्राम होती है, इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? केजी, ठीक है। मतलब इसको किलोग्राम पढ़ा जाता है। ऐसे अर्थ आप समझ लीजिए, किलो का अर्थ ही होता है 1000। किलो का अर्थ क्या होता है? 1000। ये थोड़ा सा याद रखना, किलो का अर्थ होता है 1000, बाकी सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो भार को अक्सर मापा जाता है। कोई पूछेगा कि भार की इकाई क्या है, भार को हम किस चीज़ में मापते हैं, तो कहिएगा भार को मापते हैं किस चीज़ में? किलोग्राम में हम लोग मापते हैं। जैसे आप आलू तौलने जाते होंगे तो कहते हैं आधा केजी दे दीजिए, माने आधा किलोग्राम आप आलू तौल दीजिए, 1 किलो आलू तौल दीजिए, 1 किलोग्राम आलू तौल दीजिए, ठीक है। तो उसको हम लोग का मतलब ये भार की इकाई होगी। देखिए मतलब इसके बहुत सारे रूप भी होते हैं। जैसे सिर्फ केजी ही नहीं होता है, केजी को मैंने केजी में तो मापते ही हैं, केजी में मापते हैं। इसको ग्राम में भी मापा जा सकता है, इसको एमजी में भी मापा जा सकता है। इन सारी चीज़ों को बढ़िया समझिए। हम किसी चीज़ के भार को केजी में भी माप सकते हैं, जी में भी माप सकते हैं, एमजी में भी माप सकते हैं। केजी क्या होता है मेरे भाया, ठीक है। तो केजी होता है, केजी को कहा जाता है किलोग्राम। किलोग्राम जो यहाँ पे मैंने लिखा है। जी को कहा जाता है ग्राम और एमजी को कहा जाता है मिलीग्राम। मिलीग्राम, इसको कहेंगे मिलीग्राम, इसको कहेंगे ग्राम, इसको कहेंगे किलोग्राम, ठीक है। अब इसको हम एक से दूसरे रूप में भी बदल सकते हैं। मतलब 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, उन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये 6th क्लास में तो है ही, ये कंपटीशन में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तहाँ चेंज करने के बारे में इसको बाद में पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि 1 केजी जो होता है, 1 केजी उसमें होते हैं 1000 ग्राम। कितने होते हैं? 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। और 1 ग्राम में होता है 1000 mg, मतलब मिलीग्राम। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो
तो अब अगर कहा जाए कि 1 kg में कितने मिलीग्राम, समझिए पहले ध्यान से, 1 kg में 1000 ग्राम हो गया, और इस सिर्फ 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, अब ये पूछ दिया जाए कि 1 kg में कितने मिलीग्राम, ऐसे तिरछा, समझ रहे ना, तो यहाँ पर दिखाते हैं पहले। इसलिए 1 kg इक्वल टू हो जाएगा, कितना होगा, 1000 का 1000 और ग्राम का ग्राम, इतना तो पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसको हमको लिखना है मिलीग्राम में। किस में लिखना है, मिलीग्राम में। 1 kg को मिलीग्राम में बदल रहे हैं। 1 kg का 1000 ग्राम मैंने लिख दिया, 1000 के 1000 लिखो यहाँ पे, पहले 1000 के 1000 लिखा, और ग्राम को लिख सकते हैं 1000 mg। 1 ग्राम में कितना mg, वह 1 g है ना, यहाँ पे 1 g है, तो यहाँ पर भी g लिखा मतलब 1 g है, तो 1 g के लिए लिख सकते हैं 1000 mg, तो इनटू लिख देंगे 1000 mg, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 1 2 3 1 2 3, 6 को शून्य है, 6 0 है, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 1 से 1 का गुना किया 1 आया, 3 0 3 0 6 0, बैठा दो इस पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 अंक के बाद कमा, फिर 2 अंक के बाद कमा, ठीक है, तो 10 लाख, कितने हुआ, 10 लाख। 1 kg में 10 लाख mg होता है, मिलीग्राम होता है। अब ये याद रखने की ज़रूरत है कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, और 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख मिलीग्राम होता है। इसको भार को मापने के ये तरीका है, भार को इस प्रकार से हम खूब बढ़िया तरीके से माप सकते हैं। देखो अब 2 नंबर में हम समझते हैं, 2 नंबर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे भार के बारे में मापने के लिए हमने पढ़ा खूब बढ़िया तरीके से, किस तरीके से हम लोग भार को मापते हैं और किस किस रूप में हम लोग बढ़िया तरीके से उसको माप सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि लंबाई को किस रूप में हम लोग माप सकते हैं। तो लंबाई का जो मापने का तरीका होता है, लंबाई को मापते हैं मीटर में। किसी में मापते हैं, मीटर में। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है m। माने समझिए कि लंबाई की इकाई क्या हो गई, मीटर हो गई। लंबाई की इकाई मीटर हो गई, मतलब लंबाई को मापने का तरीका किस रूप में होता है, मीटर के रूप में, जिसको हम लोग छोटा m से सूचित करते हैं। अब इसके भी अलग अलग रूप हैं, जैसे केजी के अलग अलग रूप आपको दिखाई दे रहे हैं, केजी, ग्राम, मिलीग्राम, उसी प्रकार से मीटर के भी अलग अलग रूप दिखाई देंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर, इसको हम पढ़ते हैं किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। फिर लिख सकते हैं आप मीटर, जैसे मीटर अभी बताया मैंने, तो यहाँ पे है 1 मीटर। लिख सकते हैं फिर 1 cm, सेंटीमीटर, इसको कहते हैं सेंटीमीटर। उसके नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, mm, मिलीमीटर, इसके नीचे भी होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत अधिक में नहीं जाएंगे, जितना हम लोग को दिया गया है 6 क्लास में पढ़ाने के लिए हम लोग उतना ही पे पढ़ा रहे हैं। मैक्सिमम में इसी की ज़रूरत पड़ती है कि एक रूप से किसी दूसरे रूप में आप लोग चेंज कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला को, मतलब इस रूप को भरना पड़ता है, और फॉर्मूला के आधार पर किसी चीज़ की वैल्यू को निकालना पड़ता है। मेन चीज़ जो बताया जा रहा है, इसको एकदम गांठ बांध के रख लो, ये बहुत काम करेगा, नहीं पढ़ेगा बर्बाद हो जाएगा, समझ लिया है। तो लंबाई को मीटर में मापने का तरीका, लंबाई को मीटर में मापना है, और उसको शॉर्ट फॉर्म तरीका होता है m लिखने का, km किलोमीटर, m से मीटर, cm से सेंटीमीटर, और mm से हो गया मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। अब ये मैं बता दूं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, बहुत लोगों को पता भी होगा, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा सॉरी, लेकिन किसी एक व्यक्ति को कहीं दिक्कत है, ठीक है, तो वो कृपया इसको ध्यान से देखिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होने वाला है, और उसके बाद बैठ के माथा पीटेगा तो क्या फायदा है। तो 1 km में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। देखो अक्सर लड़का लोग क्या होता है ना, अक्सर होता है क्या है कि जब बड़े क्लास में कैंडिडेट चले जाते हैं, इसी को चेंज करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किसी चीज़ की वैल्यू रखना है कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो कंफ्यूज करता है कि 1000 होगा, 4000 होगा, 5000, कुछ भर देगा, एक जगह हो गया, इसी से खंड अध्याय समाप्त, फर्सना अध्याय खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए जो भी है एकदम बढ़िया से तैयारी कर लीजिए कि आप कंपटीशन में बैठें, किसी एग्जाम में बैठें, तो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करने का तरीका आपको बढ़िया से आ जाए। 1 किलोमीटर इक्वल टू हो गया 1000 मीटर। अब 1 मीटर में उसी प्रकार कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1 मीटर में हो जाते हैं
100 सेंटीमीटर। 1 सेंटी में कितने मिलीमीटर हो जाते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में हो जाएंगे आपको 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 10 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन आपसे आ जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर या 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, इस तरीके से चेंज करने के लिए आ जाए तो सीधी सी बात है कि पहले इस रूप में बदला, फिर इसको इस रूप में बदलेंगे, फिर इसको इस रूप में, देखो चेंज करके दिखाते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर को अगर आपको बदलना है सेंटीमीटर में चाहे मिलीमीटर में तो कैसे चलेंगे? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर हो गया। अभी मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ जो है ये चेंजिंग दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम चेंज करके इसको इस रूप में लाएंगे। यहाँ पर भी जो हम दिखा रहे हैं वो चेंजिंग को दिखा रहे हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार से हम लाएंगे। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, समझ में आ गया ये फार्मूला, ये भी समझ में आ गया। यहाँ पे हमने चेंजिंग करके दिखाया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? चेंजिंग कर रहे हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हमने लिखा, 1000 का 1000 लिखा है मीटर, तो मीटर के लिए हम लिख सकते हैं 100 cm, 1 m के लिए 100 cm। तो यहाँ पर 1000 के 1000 लिखा और m जो है उसके लिए 100 cm लिख दिया, 100 cm। मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 5, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो 1 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। आप चाहें तो सेंटीमीटर को आप किस में लेके जा सकते हैं? मिलीमीटर में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि जितना है 1 2 3 4 5, एक जहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है वहाँ पे 10 mm लिखना होगा। जैसे 1 मीटर के लिए हमने 100 cm लिखा, 1000 का 1000 m लिखा है तो उसके लिए 100 cm लिखा है ना। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो 1 cm लिखा है तो जहाँ पे cm लिखा है उसके लिए हम 10 mm लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो 1 पे 5 जीरो है, 1 लाख हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेंटीमीटर यहाँ दिख रहा है, सेंटीमीटर यहाँ दिख रहा है, इस सेंटीमीटर के लिए 10 mm लिखेगा तो 10 mm। कहीं कन्फ्यूजन हो रहा होगा, फिर से दोबारा मैं बता देता हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 1 से 1 में तो 1 आएगा और 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 10, देखो अब बहुत सारे लोगों को गुना भी नहीं आता होगा। 10 में 10 से गुना करेगा ना, दिमाग में आ रहा था कैसे जीरो बैठा दे रहे हैं। तो 10 में 10 से गुना करेगा तो 1 से 1 में गुना करेगा तो 1 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख देंगे। 10 से 10 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 100 आएगा, 10 नहीं या 100। तो इसी तरीके से आप जब भी जीरो का गुना करोगे तब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना जीरो होते हैं उतना ही हम लोग क्या करते हैं? बैठा देते हैं, बस काम खत्म हो जाता है। ठीक है, और mm का mm लिख दिया। अब 3 अंक के बाद यहाँ पे फिर 2 अंक, कितना हो गया? 10 लाख। 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर। उसी प्रकार से यहाँ आया था 1 kg में 10 लाख मिलीग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम और 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर। मुझे लगता है कि यहाँ पे एकदम हिसाब किताब कंसेप्ट क्लियर होएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मिटाना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, मिटाना है इसको। हो गया? मिटा दें? चलो मिटाते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा मेरे भाई, मिटाऊं? चलिए, अब हम लोग देखो, अभी तो हमने बताया कि जैसे ठोस को मेजर करना हो, किस प्रकार उसके वजन को मापना है तो इस प्रकार से भार को मापते हैं, वजन को मापते हैं। लंबाई मापना हो तो वैसे मापते हैं। अब देखो, अब जैसे द्रव है, किसी अगर कंटेनर में तुम द्रव रख दिया, ठीक है, तो द्रव रखने के बाद जैसे दूध लेके आ रहा है घर पे, ठीक है, अब उसको ये नहीं कहेगा कि कितना भारी है, बताओ 5 के मैंने तेल खरीद के ला रहा है तो 7 kg है कि 9 kg है। हालांकि केजी में भी होता है, लीटर को तो केजी को लीटर में भी बदला जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं समझा रहा हूँ कि द्रव को अक्सर लीटर में मापा जाता है। ऐसे आप लोग देखे भी होंगे कि सरसों का तेल आता है, वहाँ पर केजी भी लिखा होता है, बगल में लीटर भी लिखा होता है। दूध भी वैसे होता है कि दूध केजी में भी होता है, लीटर में भी होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल समझिए कि हम लोग द्रव को अगर मेजर करना हो, नंबर 3, अगर द्रव को हमको मापना हो, द्रव को,
ठीक है। तो कैसे मापेंगे, तो उसको हम लोग मापते हैं उसका जो अटता है किसी चीज़ में। जैसे कोई पात्र ले लिया, कोई एक पात्र ले लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पात्र ले लिए और इसमें कुछ रख दिया गया है, जल रख दिया गया है। तो जितना जल को ये पकड़ेगा पात्र, ये पात्र है, जो नहीं दिमाग लगाएगा महापात्र है, ध्यान दो, ठीक है। ये पात्र है, ठीक है। पात्र माने कोई समझिए कि जग हो गया, मग हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। और इसमें आप लोग द्रव रख दिए हैं, जल रख दिए हैं, दूध रख दिए हैं, तेल रख दिए हैं, कुछ भी रखे हैं, ठीक है। बहने वाली चीज़ों को आप रखे हुए हैं। तो जो जितना वो पकड़ेगा, जितना पात्र, जितना जगह पात्र में द्रव जितना जगह छेकेगा, ये द्रव हो गया। अंदर जो चीज़ है उसको क्या बोलते हैं, द्रव। पात्र के अंदर द्रव जितना जगह छेकेगा, ठीक है, उस पात्र की वो धारिता कहलाएगी। माने समझो कि पात्र धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी। पात्र की जितनी कैपेसिटी है, जितना वो द्रव को अपने अंदर रख सकता है। ये अब समझो फिर से, द्रव को पात्र जितना अधिक मात्रा में रख सकता है अपने अंदर, वो उसका धारिता होता है। बहुत सारे लोगों को कहते हैं, देखो तो ये हम भोजपुरी भाषा में कहता है कि देखो टीना में कितना धरता, कितना गेहूँ धरता। धरता माने धारिता, कैपेसिटी। उसी कैपेसिटी को हम लोग इसमें लीटर में हम लोग क्या करते हैं, लीटर में मापते हैं, लीटर में समझते हैं। तो द्रव को जैसे भार को मापने का हम लोग तरीका बताए थे, किलोग्राम। द्रव को मापने का तरीका लंबाई को मापने का तरीका मीटर। तो द्रव को मापने का तरीका होता है लीटर। क्या होता है, लीटर। पता नहीं लीटर ऐसा होता है या लीटर होता है, जैसा होता है, ठीक है। LITRE होता है, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया द्रव को मापने का तरीका लीटर। तो 1 लीटर में अगर 1 लीटर की बात की जाए तो होता है 1000 ml। माने 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। भाषा में लिख दूं, 1 लीटर में 1000 ml, इसका मतलब हुआ मिलीलीटर होता है। समझ रहे ना, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो द्रव को इस तरीके से मापते हैं। और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए हैं NCERT में प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी वो सारे क्वेश्चन हम लोग करा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटफट, उसके बाद आते हैं सीधे हम लोग प्रैक्टिस पर। NCERT का क्वेश्चन है, प्रयास कीजिए। इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, कितने सेंटीमीटरों से 1 किलोमीटर बनता है। इसके बारे में तो अभी तुरंत मैंने बताया है कि 1 किलोमीटर में को हम लोग सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इस प्रकार से बना भी सकते हैं कि 1 किलोमीटर आंसर के रूप में आप बना सकते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, होता है मेरे भाई। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। लेकिन हम लोग को चाहिए कि कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। कितने सेंटीमीटर को जोड़ोगे, कितने सेंटीमीटर को एक जगह इकट्ठा करोगे कि 1 किलोमीटर बनाएगा। तो 1 किलोमीटर, तो सबसे पहले 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब 1000 को 1000 लिख दो, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर मेरे भाई, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 cm। 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर cm लिखा है, सेंटीमीटर हो सकता है वो कम दिखाई दे रहा है उसमें। तो ये हो गया आपका 10,000, कितना, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10, हाँ 10,000 सेंटीमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। तो आप कह सकते हैं कि 10,000 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। यहाँ पे आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं 10,000 सेंटीमीटरों से 1 किलोमीटर बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग प्रकार का है, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। भारत के 5 बड़े शहरों के नाम लिखिए। 5 बड़े शहर हैं, उनके नाम लिखना है, ठीक है। उनकी संख्या पता कीजिए, उनकी जनसंख्या होनी चाहिए मेरे भाई, उनकी जनसंख्या। चलो उनकी संख्या भी सही है, उनकी हम लोग जनसंख्या लिख देते हैं। उनकी जनसंख्या पता कीजिए।
इन शहरों के बीच की दूरी भी किलोमीटर में पता कीजिए। सिर्फ ये पता कर लेना है, बता देना है कि इनके इनके बीच की दूरी क्या है और इनके शहरों के जो जनसंख्याएं हैं उनके बारे में भी लिख देना है। तो मैं एक चार्ट पहले बना देता हूँ, उसके बाद आपको मैं उसको बढ़िया तरीके से उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मुंबई, अब इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ तक तो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को बढ़िया से समझते हैं। क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ के समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के 5 बड़े शहरों के नाम लिखिए, उनकी जनसंख्या पता कीजिए, इन शहरों के बीच की दूरी भी किलोमीटर में पता कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले 5 शहरों के नाम मैंने लिख दिया है। एक मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, कलकत्ता है और पुणे है, ठीक है। तो मुंबई का जो जनसंख्या है, ये सारे के सारे जनसंख्या लगभग 2020 के लास्ट में मेजर किए गए थे, वही जनसंख्या यहाँ पे मैंने लिखा है। मुंबई के बारे में बताया गया है कि 12.48 मिलियन है, दिल्ली का है 16.75 मिलियन है, बेंगलुरु का 8.44 मिलियन है। और ये डाटा जो मैंने लिखा है, समझिए कि इस साल के लिए जो है लिखा गया है, उसी को मैंने लिखा है, ठीक है। बाद में चल के तो और बढ़ेगा तो ये चेंज करेगा, बाकी सारी चीज़ें वही रह जाएंगी, डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, लेकिन ये सारा चीज़ चेंज करेगा, ठीक है। कोलकाता जो है 14.8 मिलियन है और पुणे का जो जनसंख्या है 3.124 मिलियन है। 1 मिलियन में मैं बता चुका था कि 10 लाख होते हैं, उसी के अनुसार इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपकी जनसंख्या काउंट हो जाएगी, निकल जाएगी। मुंबई से दिल्ली, मैंने इन सारे, अब इसमें बोल भी रहा है कि इन शहरों के बीच की दूरी भी किलोमीटर में पता करिए, मैंने एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं इन सारी चीज़ों को लिखना है। तो मुंबई से दिल्ली की जो दूरी है 1423 किलोमीटर है। मुंबई से बेंगलुरु की जो दूरी है 984 किलोमीटर है। मुंबई से कोलकाता की जो दूरी है 1934 किलोमीटर, लगभग में है, 0.4 0.3 इधर उधर होते हैं, लेकिन ये लगभग एग्जैक्ट है, ठीक है। तो मुंबई से पुणे की जो दूरी है वो 147 किलोमीटर है। उसी प्रकार दिल्ली से जब बेंगलुरु जाइएगा तो 2175 किलोमीटर जाना पड़ेगा। दिल्ली से कोलकाता जाइएगा तो 1558, दिल्ली से पुणे जाइएगा 1471, बेंगलुरु से कोलकाता की दूरी क्या है 1876 किलोमीटर है। बेंगलुरु से पुणे की दूरी है 838 किलोमीटर, कोलकाता से पुणे की दूरी है 1823 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से आप कोई 5 बड़े शहर को लिख सकते हैं, मैंने अपने जरूरी नहीं कि यही लिखो, ठीक है। 5 शहर कोई भी ले सकते हैं, मद्रास ये भी बड़े शहरों में आते हैं, ठीक है, उनको भी लिख सकते हैं आप। तो इनको लिखकर अपने से ये चार्ट आप बना सकते हैं कि जनसंख्या कितनी है और उनकी एक दूसरे से दूरी कितनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारे इसमें प्रयास कीजिए, मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको जल्दी मैं पढ़ते जाता हूँ, क्वेश्चन लिखने में बहुत समय लगेगा और मैं बताते चलता हूँ फटाफट। आप उस चीज़ को एनसीईआरटी सामने रखिएगा, उसको देखते जाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कितने मिलीग्राम में 1 किलोग्राम बनता है। क्वेश्चन आ गया कितना मिलीग्राम में 1 किलोग्राम बनता है। मैंने मिलीग्राम कितना जोड़ेंगे कि 1 किलोग्राम के इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा। बस वही चीज़ जैसे इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 1000 ग्राम में, ग्राम को इसी तरह से 1000 के 1000 लिख दिया, ग्राम में 1000 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 केजी में 1000 ग्राम, 1000 का 1000 लिखा, ग्राम लिखा है ना मेरे भाई, ग्राम के लिए भी 1000 मिलीग्राम लिख दिया, ठीक है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 1 का 1, 3 0 3 0 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 10 लाख मिलीग्राम होंगे, मतलब 10 लाख मिलीग्राम जोड़ोगे तो 1 किलोग्राम बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दवाई की गोलियों के एक बॉक्स में 2000 गोलियां हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है इसमें, ये पहला था, प्रयास कीजिए में। एक बॉक्स है, खूब बढ़िया समझो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, दवाई का, और इसमें दवाई की गोलियां हैं, बहुत छोटी छोटी गोलियां हैं, ठीक है। और इसमें 2 लाख गोलियां हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख गोलियां हैं इसके अंदर। इस बॉक्स के अंदर दवाई का बॉक्स है, इसके अंदर जो गोलियां हैं वो लगभग 2 लाख गोलियां हैं, जिसके प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। एक गोली का
पूरे बॉक्स में इतनी गोलियां, ठीक है, ये गोलियों की संख्या है, गोलियां, ठीक है। और एक गोली का जो वजन है वो 20 mg है, मिलीग्राम है। इन बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना होगा और कितने किलोग्राम में कितना होगा और किलोग्राम में कितना होगा। यहाँ ध्यान दो, कह रहा है कि जितना एक दवाई का बॉक्स है, दवाई के बॉक्स के अंदर कितना है, 2 लाख गोलियां हैं। कितनी गोलियां हैं, 2 लाख। कह रहा है कि एक गोली का जो वजन है, जो भार है, वो 20 mg का है, 20 मिलीग्राम का है। तो इतना कितना, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। अब क्या है, गुना करेंगे, कोई आदमी को बुझे नहीं करता है। तो मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, उसका दाम 4 रुपया है। 2 हो जाएगी तो क्या करेंगे, तो बोलेगा 4 + 4। 3 हो जाएगी तो क्या करेंगे, 4 + 4 + 4। तो 4 में 4 + 4 + 4 किया 3 वस्तुओं का, तो 12 ही आएगा। आइए वो 4 में 1 2 3 से गुना कर देगा तो 12 ही आएगा। मैंने संख्या से लेकर उसका टोटल वजन से हम गुना कर देंगे तो उतना हमारा निकल जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें, इसलिए कुल गोलियों का भार, एक का इतना तो टोटल का कितना, तो गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 20 mg। जोड़ोगे ना तो उतना ही आएगा, पहला का 20, दूसरा का 20, तीसरा का 20, चौथा का 20, पांचवा का 20 जोड़ते जोड़ते 2 लाख 20 जोड़ेगा, 2 लाख गोली का 20 जोड़ेगा, पागल हो जाएगा, समझ रहे ना। उससे अच्छा इसका गुना कर देंगे, काम खत्म। यहाँ पे देखो 2 दूनी का 4, थोड़ी खांसी हो गई है, कोई बात नहीं, सबको होती है। तो यहाँ 2 दूनी का 4, 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे 2 दूनी का 4 हो गया। और यहाँ पे इस जीरो को भी लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 जीरो के बाद 1 कमा, फिर 1 कमा, 40 लाख mg। मतलब टोटल जो वजन हो गया, एक गोली का वजन था 20 मिलीग्राम, और टोटल बॉक्स में जितनी गोलियां हैं उन गोलियों का जो वजन हो गया वो 40 लाख मिलीग्राम हो गया, ठीक है। इसमें और भी थोड़ा सा क्वेश्चन जुड़े हुए था। क्वेश्चन क्या जुड़े हुए था, कुल भार ग्रामों में कितना है, ग्राम में तो निकल गया, मिलीग्राम में। इन बॉक्स में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और मिलीग्राम, अच्छा सॉरी, ग्राम में तो मिलीग्राम में तो निकल गया। अब कह रहा है कि इसको ग्राम में बना दीजिए, इसको ग्राम में बना दो और फिर किलोग्राम में बना दो। तो ग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दो। कैसे, ठीक है, 1 मिलीग्राम, यहाँ पे देखो 1 मिलीग्राम तो 1 ग्राम में होता है 1000 मिलीग्राम, होता है कि नहीं होता है। 1 ग्राम में होता है 1000 मिलीग्राम। 2 ग्राम में 2 से गुना होगा, 3 ग्राम में 3 से गुना होगा, 4 ग्राम में 4 से गुना होगा, ठीक है, तो उतना हो जाएगा। अब ये इतना मिलीग्राम पहले से मिला हुआ है और पूछ रहा है कितने ग्राम होंगे, तो हमको 1000 से इसमें डिवाइड करना होगा। जब 1000 से तुम भाग दे दोगे तो ग्राम में बदल जाएगा। फिर से ध्यान दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कुल गोलियों का भार मिलीग्राम में निकला है। अब 1000 मिलीग्राम मिलेगा तो 1 ग्राम बनाएगा, 2000 मिलीग्राम मिलेगा तो 2 ग्राम बनाएगा, 3000 मिलीग्राम मिलेगा तो 3 ग्राम बनाएगा, ठीक है। तो 40 लाख मिलीग्राम जब मिलेगा तो कितना बनाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इतना है यहाँ पे 40 लाख जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कितना से, तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो 1000 से 1000 कट गया, यहाँ पे 4000 ये हो गया ग्राम। इसका मतलब हुआ कि 4000 ग्राम आपकी गोलियां होंगी, उसका वजन होगा। अब कह रहा है कि इसको बदल दीजिए कोची में, इसको बदल दीजिए केजी में, फिर 1000 से डिवाइड कर दो, इसमें 1000 से फिर डिवाइड करेगा तब हो जाएगा ये 4 किलोग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हमने 1000 से भाग दिया, फिर ग्राम को हमने किलोग्राम में बदलने के लिए फिर 1000 से भाग दिया। इस प्रकार से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है। पेज नंबर जो है, पेज नंबर 14 में दिया गया है।
क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि लिखने में बहुत समय लगेगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। और लिखने के बाद चूँकि बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है तो मुझे लगता है कि लिखने के बाद बॉडी भर जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिए। एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। देखिए कोई बस है और बस का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का अर्थ हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का अर्थ हो गया कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर बस चलेगी, ठीक है। 2 घंटा में 120, इस तरीके से मैंने घंटा के हिसाब से 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकती है। उसका अर्थ होता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं दिया हो तो इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा, प्रति का मतलब होता है 1, प्रति का मतलब क्या होता है 1, प्रति घंटा 1 घंटे में 60 किलोमीटर। अगर यहाँ लिखता 20 किलोमीटर प्रति घंटा तो होता कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर तक बस तू जाएगी। लेकिन अभी बस कितनी दूर तक जा सकती है, बस ऐसे चल रही है कि 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर तक जा सकती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। ये आपका चित्र मैंने बना दिया। ये दिख रहा है आपको चित्र में कि F से G, मतलब बस जो चलती है इसका अलग अलग स्टॉपेज है। साइन मैंने मार दिया है कि चलो G से बस चल रही है। हालांकि इसमें दिखाया नहीं कि बस कहाँ से चल रही है, तो मैंने इस तरह से टिक लगा दिया। F से G की जो दूरी है 2550 किलोमीटर दिया गया है। G से A की दूरी है 1290 किलोमीटर। A से B की दूरी है 4170 किलोमीटर। और इसी प्रकार से सारे स्टेशन जो हैं इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी आपके सामने यहाँ पे दर्शाई गई है। ध्यान से समझिएगा, खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अब कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन, A से D तक, कहाँ से कहाँ तक, A से D तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। A से और D तक, यहाँ से A से D तक बस को जाने में तय की गई दूरी, कुल दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जब दूरी ज्ञात करना है तो A से B के बीच की दूरी, B से C के बीच की दूरी और C से D के बीच की दूरी, सारा का सारा हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा A से D के बीच की दूरी हो जाएगी। तो आप A से अगर D के बीच की दूरी पूछे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4170 किलोमीटर प्लस 3410 किलोमीटर और प्लस 2160 किलोमीटर। इसको जब जोड़ दीजिएगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें समय बर्बाद हो और वीडियो बहुत लंबा हो जाए। इसको जोड़ने तो आता है मेरे भाई, ठीक है, इसको ऐड कर लीजिएगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, नंबर 2 क्वेश्चन, D से G तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। D से G, D कहाँ है मेरे भाई, D से और G, यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। देखो आप उल्टा नहीं घूम सकते हैं। तीर का निशान जब ऐसे दिया गया है तो आप इस प्रकार से आप नहीं आ सकते हैं। जब ये चलना होगा तो इस तरीके से चलना होगा। तो D से G, अब D से G ऐसे उल्टा खींच दिया, तीर का निशान दिखा रहा है कि इधर से इधर जा रहा है। तो D से G यहाँ तक जाना है तो D से E के बीच की दूरी, फिर E से F के बीच की दूरी और F से G के बीच की दूरी को हम मेजर करेंगे, मापेंगे। तो D से और G के बीच की दूरी मापना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, 4160, मैंने आप लिख सकते हैं D से E की दूरी प्लस E से F की दूरी प्लस F से G की दूरी, और तीनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है और दूसरा डिजिटल बोर्ड नहीं है कि एक बार क्लिक करूँगा न्यू पेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ के जो वैल्यू निकलेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। बस के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि बस कहीं से चल रहा है, A ही से चल रहा है। चलो हमने मान लिया कि A से बस प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करती है, तो कुल दूरी कितनी, तो A से B के बीच की दूरी प्लस B से C के बीच की दूरी प्लस C से D के बीच की दूरी प्लस D से E के बीच की दूरी प्लस E से F प्लस F से G प्लस G से A, इतना जोड़ दीजिएगा तो इसकी कुल दूरी निकल जाएगी। तो A से चाहे कुल दूरी के लिए कौन कौन सी दूरी जोड़िएगा, 4170 प्लस 3410 प्लस 2160 प्लस 81
40 किलोमीटर, 4830 किलोमीटर प्लस 2550 किलोमीटर और प्लस 1290 किलोमीटर। इस चीज़ को जोड़ने तो आता है मेरे भाई, जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 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 सबको ऐड कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में आते हैं, नंबर 4 में आते हैं। क्या आप C से D तक और D से E तक की दूरियों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं? देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या आप C से D तक ये दूरी और D से E तक के दूरियों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं? माने C से D के बीच की दूरी और D से E के बीच की दूरी हम लोग देख रहे हैं, उसका अंतर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर में क्या होगा, ठीक है, कि CD बड़ा कौन है, बड़ा हो गया, ये दूरी बड़ी हो गई, तो लिखेंगे DE माइनस DC। देखो ध्यान से क्वेश्चन समझो, क्या आप C से D के बीच की दूरी और D से E के बीच की दूरी का अंतर माने माइनस निकाल सकते हैं आप? तो हो गया DE की वैल्यू हो गई कितने मेरे भाई, 4160 किलोमीटर माइनस DC की वैल्यू हो गई 2160 किलोमीटर। इसको आप माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, घटाने आता है, यहाँ पे घटा के दिखा दूँ, जोड़ने तो आता होगा, घटाने भी आता होगा। चलो इस 0, इसमें एक दाहिने ले लिए, 14 हो गया, 14 में से 6 को माइनस करो 8, ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, और फिर यहाँ पे 7 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, घटाने आता है, 0 में से 0 चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ पे 4 है, ये छोटी राशि है, बड़ी राशि है, इसमें से एक दाहिने ले लोगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 6 घटाओगे 8, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, चूँकि यहाँ से एक तो यहाँ पे ले लिया था तुम दाही के रूप में, तो यहाँ पे इसमें से एक दाही लिया, तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे क्या बचा 7, 7 में से 2 गया 5। तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से 5980 किलोमीटर, ये इसका अंतर हो गया। ठीक है, इसको जोड़ने आता है मेरे भाई, जोड़ लेना, बार बार बोल रहा हूँ, जोड़ लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा कि जोड़ने भी नहीं आता, वो भी बता दूंगा बाद में। और उसके बाद का क्वेश्चन जो है 5 नंबर में, बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ए से, अब टाइम निकालना है तुमको, ठीक है, कि बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में कहाँ से कहाँ तक दिया है, ए से बी तक बस को जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जोड़ कर रहा था, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, घटाव कर रहा था, माइनस कर दिया। अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि ए से बी तक जाने में बस द्वारा तय की गई लगा हुआ समय। तो बस 1 घंटा में कितना जाता है, 60 किलोमीटर, 2 घंटा होगा 120, 3 घंटा होगा। ठीक है, उसी तरह से 60 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, 180, 60 से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ जो दिया गया है कि 4170 किलोमीटर दिया गया है, ए से बी की जो बीच की दूरी है, तो ए से बी तक जाने में बस को लगा समय। ठीक है, तो जितना वहाँ पे दिया गया है, कितना दिया है, 4170 किलोमीटर, और क्या करेंगे, जितना है उतना से हम डिवाइड कर देंगे, 60 किलोमीटर या 60 यहाँ से किलोमीटर पर घंटा। अब एक होता है, अब थोड़ा सा बड़े क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है, मैंने बड़े क्लास में पढ़े क्या होंगे, बड़े क्लास में है चाल बराबर दूरी बटा समय, उस पर भी ये बैठ सकता है कि समय का हम लोग वैल्यू निकाल दें, ये दूरी हो गई, ये चाल हो गया और ये समय हो गया। अगर आपको वो चीज़ जानकारी नहीं है, वो चीज़ का अभी नॉलेज नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, आप सिर्फ समझिए कि जो बस है 1 घंटा में 60 जाएगी, तो 2 घंटा में कितना, तो 120, मतलब 2 को 60 जोड़ दिया, 3 घंटे में 3 60 जोड़ेंगे, 4 घंटे में 4 60 जोड़ेंगे। तो अगर मान लीजिए कि कोई 600 किलोमीटर कहीं किसी चीज़ की दूरी है, कितना किलोमीटर है, 600 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 60, 2 घंटे में 120, 3 घंटे में 180, 4 घंटे में 240, इस तरीके से मैंने 1 घंटे में एक 60, 2 घंटे में दूसरा 60, 3 घंटे में तीसरा 60, 4 घंटे में, इस तरह से 60 जोड़ते जाएंगे। जब आप 10 60 जोड़ लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 हमने जोड़ दिया इतना, ठीक है। तो जब 10 और 60 हमने जोड़ा तो कितने हो गए, ठीक है। ये 10 60 जोड़ने के बाद ये 600 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 600। तो 1 घंटा में 1 60, 2 घंटा में 2 60, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, इस तरह से 10 घंटा। कितना हुआ, 10 घंटा लगेगा। तो 60 किलोमीटर ऑब्जेक्ट तय करेगा, वस्तु अपनी दूरी को तय करेगी। फिर से ध्यान दो, 1 घंटे में 1 60, 2 घंटे में दूसरा 60, 3 घंटे में तीसरा 60, क्योंकि 1 घंटा में जो बस है 60 किलोमीटर तक दूर जा रही है, ठीक है। तो कितने 60 होंगे कि 600 किलोमीटर बनेगा। तो 10 60 ले लिए, 10 60 लेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 1 60 में 1 घंटा, तो 10 60 में 10 घंटा, तो हो गया 600 किलोमीटर। अब ऐसे ना बना कर दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं कि 600 यहाँ पे 600 किलोमीटर दे दिया गया है दूरी। अब इस 60 से आप डिवाइड कर दो, भाग दे दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 10, आ गया 10। तो 10 इस तरीके से जो आप बार बार जोड़िएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, तो जो वैल्यू निकलेगी वो आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ कोई पूछेगा क्यों भाग दे रहे हैं, तो इसीलिए भाग दे रहे हैं, जैसे ये है उस तरीके से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप काट सकते हैं, इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 417/6, ठीक है। और किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो एच आ जाएगा घंटा। आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, 417 में 6 से डिवाइड करके पॉइंट में वैल्यू निकाल सकते हैं। बी में इसका ए नंबर था, ये बी नंबर एक बना दूं, और भी है सी डी आप बनाते रहिएगा। सी से डी तक, देखो सी से डी तक, फिर उस तरह से क्या करेंगे, 21 और 60 में आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। ई से जी तक, ई से जी तक कैसे होगा, ई से जी तक, तो यहाँ से इसका दूरी प्लस इसका दूरी, ई से जी तक ना बोल रहा है जी, तो ई से जी, ई से एफ, अब प्लस, अब डायरेक्ट ऐसा रास्ता तो दिया नहीं है। जब डायरेक्ट ऐसा रास्ता नहीं दिया है तो ऐसा घूम ही कर जाना पड़ेगा। तो ई से एफ तक का दूरी और एफ से जी तक का दूरी पहले जोड़ेंगे और जोड़ के फिर 60 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक पूछता तो ये प्लस ए अब बटा में 60 करते तो पता चलता कि कितना दूरी तक बच जा सकती है। अगर टोटल का पूछ दे टोटल, तो ये जोड़ेंगे सब जोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद फिर 60 से डिवाइड करेंगे, तब पता चलेगा कि टोटल टाइम कितना लगेगा। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। आप घर पे बैठ के इसको आराम से बनाएं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सारा क्वेश्चन मैं बनाते रह जाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। जो मुझे लगता है कि आप लोग को दिक्कत कर सकता है थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका मैंने चार्ट बना लिया है और इसके बारे में मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। देखिए पहले जो है वस्तुएं जो है उसकी दर जो दी गई है कि कैसे ये केजी में है, किस तरीके से वस्तुओं को बेचा जाता है, वो उसका दर दिया गया है, ठीक है। मतलब सेब जो है वो 40 रुपया प्रति केजी है। इसका मतलब 1 केजी खरीदने के लिए आपको कितने रुपये की ज़रूरत है, 40 रुपया की ज़रूरत है। उसी प्रकार संतरा को खरीदने के लिए 30 रुपये की ज़रूरत है। तो कंघी जो है कंघा वो 3 रुपये में 1 मिलता है। उसी तरह दांतों का जो ब्रश है वो 10 रुपया में 1 मिलता है। पेंसिल है 1 रुपये में 1 मिलता है। अभ्यास पुस्तिका 6 रुपये में 1 मिल रही है। और साबुन की टिकिया जो है 8 रुपये में 1 पीस मिल रहा है। ये इसका दर दिया गया है कि किस प्रकार से वस्तुओं को बेच सकते हैं आप, ठीक है। सेब को 40 रुपया, संतरा को 30 रुपया, इस प्रकार से दिया गया है। पिछले वर्ष जो बिका हुआ है, किसी व्यक्ति ने इसे बेचा है, सेब जो बेचा है 2457 केजी बेचा है। संतरा जो बेचा है 3004 केजी बेचा है। कंघा, ठीक है, 22,760। दांतों का ब्रश 25,367। पेंसिल बेचा है 38,530। अभ्यास पुस्तिका, ठीक है, 40,000। और साबुन की टिकिया जो है वो 20,005 लगभग बिका हुआ है। ये 40,002 है, ठीक है। इस प्रकार से बिका हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप रमन जो जिसने ये बेचा है, रमन कौन है भाई, जिसने ये बेचा है और किस दर से बेचा है, इस दर से बेचा है। ये रमन का बेचने का क्वांटिटी दिया गया है और यहाँ पे किस दर से उसने बेचा है ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो रमन द्वारा पिछले वर्ष बेचे गए सेब और संतरों का कुल भार
ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका भार निकालना है। ठीक है, बेचे गए सेब और संतरों का कुल भार, सेब का और संतरों का कुल भार निकालना है कि टोटल कितना हुआ। तो सबसे पहले तो जोड़ देंगे हम। अगर सेब का भार पूछ रहा है और संतरे का भार कह रहा है कि इसका टोटल भार निकालिए, तो दोनों को क्या करना होता है, जोड़ देना होता है। तो कैसे जोड़ेंगे, 24 57 और ये हो जाएगा 4, इसको जोड़ेंगे हम तो टोटल जो वैल्यू निकलेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 7 4 11 1। ठीक है, फिर 1 बचा और 1/6, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही आएगा और 2 और 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब हुआ 5461 केजी टोटल वैल्यू हो गई किसकी, सेब का वैल्यू है 24,457 केजी। संतरा का जो वजन है वो 3004 केजी है। अब कह रहा है कि टोटल वजन कितने हो गए, टोटल वजन कितना। ठीक है, तो टोटल वजन क्या करेंगे, दोनों को हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया। 7 में 4 जोड़ा था, 11 का 1, यहाँ पे 1 आया और फिर 5, 0 में 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 ही होगा, 1 6 हो गया। 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही होगा, 2 और 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, 5 होगा। 5461 केजी टोटल वैल्यू इसका आ गया है। अब इसमें ये ए नंबर था, इस तरह से ए नंबर आप बना सकते हैं। बी नंबर, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, बी नंबर देख लीजिए। क्या आप रमन द्वारा सेबों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कर सकते हैं। रमन ने जो सेब बेचा, क्या बेचा, सेब बेचा, कितना बेचा, 2457 केजी, बार 24,000, 2457 केजी जो रमन ने बेचा। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसी का दाम निकालेंगे कि कितना रुपए में उसने बेचा, कितने रुपए उन्होंने कमाए। तो सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा कि 1 केजी का दाम कितना। देखो 1 केजी का दाम कितना है, 40 रुपये। 1 केजी का दाम 40 रुपये, 2 केजी क्या होगा, 40 से उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 रुपया हो जाएगा। 3 केजी का दाम कितना होगा, फिर 40 से मल्टीप्लाई करो, 120 रुपया हो जाएगा। तो जितना होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ सेब का टोटल अगर मूल्य निकालना हो, टोटल दाम निकालना हो, तो हमको 40 से 1 केजी का 40 रुपया, तो इतने केजी का कितना, तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी नंबर के लिए, ठीक है, सेब का कुल मूल्य, सेब का कुल मूल्य कितना होगा मेरे भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 24 57 और 40, इसे मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ। 24 57 और 40 से गुना करोगे तो 0 से किसी चीज़ में गुना करते हैं तो 0 होता है, 0 से 7 में गुना करोगे 0, फिर 0 से किसी चीज़ में गुना करोगे तो 0 होगा। गुना करने तो आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से 7 में गुना करो। ठीक है, 7 चौक 28, फिर 2 आया यहाँ पे, 4 5 20, 2 कितना 22, फिर उसका 2 आया, 4 चौका 16, 16 2 18, फिर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और 4 दूना 8, 1 क्या हुआ 9। अब इसको जोड़ेंगे, 0 8 2 8 9। ठीक है, 98,280। ठीक है, तो ये हो गया आपका 98,280 ये रुपए हो गए। मैंने टोटल सेब में उन्होंने कितने रुपए में बेचा था इसको, 98,280 रुपये में सेब को बेचा गया। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, क्या आप रमन द्वारा सेबों और संतरों को बेचने का प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कर सकते हैं। अब कह रहा है कि सेब का तो निकाल दिया तुमने, अब संतरा का जो बेचा, संतरा का निकालो दाम, संतरा और सेब का दोनों को जोड़ो। ठीक है, कह रहा है कि सेब का मूल्य और संतरे का टोटल मूल्य कितना में बेचा, तो सेब का मूल्य इतना में बेचा, संतरा का कितना में बेचेगा, तो संतरा, तो 1 केजी का दाम कितना 30, उस समय क्या था 1 केजी का दाम 40 में हमने सेब वाले में गुना कर दिया। अब 1 केजी का दाम 30, अब संतरा वाला 30 है, अब संतरा का वजन कितना, इतना, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर इसमें भी गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी हो गया, सी नंबर हो गया कितना मेरे भाई, सेब का, संतरा का कुल मूल्य, संतरा का कुल मूल्य, तो संतरा का कुल मूल्य कितना होगा। ठीक है, संतरे का वजन और संतरे का 1 केजी का दाम 30। अब इससे आप गुना कर सकते हैं, जैसे मैंने गुना करके अभी दिखाया। ठीक है, कैसे गुना किया जाता है, ऐसे 30 से गुना करें, 0 से किसी चीज़ में गुना करते हैं तो 0,
इसमें गुना करो, इसमें से सब जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 3 चौका 12, 1 आया, 3 में 0 से गुना करोगे तो 0, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा 0, ये तितरी का 9, 0 2 1 0 9, ठीक है। 90,120, तो ये हो जाएगा आपका 120 रुपये। अब ये आया संतरा का मूल्य, लेकिन क्वेश्चन जो कह रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था, समझ लीजिए क्वेश्चन को सुनिए पहले। क्या आप रमन द्वारा सेबों और संतरों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि, सेबों और संतरों को बेचेंगे, सेबों और संतरों को जब हम बेचेंगे तो टोटल दाम कितना, तो सेब का दाम इतना, फिर संतरे का दाम इतना, तो टोटल दाम जोड़ देंगे, इसलिए ठीक है कुल धनराशि। अब यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए आप लिख दीजिएगा कुल, यहाँ पर लिख दीजिएगा सेबों और संतरों को बेचने पर प्राप्त कुल धनराशि, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, हमने लिख दिया सिर्फ कुल धनराशि। तो क्या करेंगे, 98,280, 98,280 सेब का मूल्य है और संतरे का मूल्य है 90,120। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 1 3 1 4, ठीक है, ये 8 का 8 और 9 दूना 18, ठीक है। ये आप जोड़िएगा, जुड़ने आता है, 0 से 0 में जोड़ोगे तो 0 आएगा, 8 2 को जोड़ोगे तो 10 होगा, 10 का 0, फिर हाथ में कितना आएगा 1, और 2 1 3, ये वाला 1 4 हो गया, फिर 8 0 में जोड़ोगे तो 8 ही होगा, 9 9 18, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं टोटल उसका रुपया कितना हुआ, 1,88,400, ठीक है। हमको लगता है ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा और भी कुछ दिया गया है लास्ट में, उसको थोड़ा सा इसमें जगह होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, रमन द्वारा प्रत्येक वस्तु को बेचने से प्राप्त धनराशियों को दर्शाने वाली एक सारणी बनाइए। धनराशियों की इस प्रविष्टियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह कौन सी वस्तु है जिसमें रमन को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई, यह धनराशि क्या है, ठीक है। ये कह रहा है कि इसका आप चार्ट बनाइए। पहले एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो, मिटाओ साइड में, चलो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दो इसे, चलो इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन अब बुझाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो घर बैठे खूब बढ़िया सा सारणी इसका बना सकते हैं, खूब बढ़िया से। देखो, ये कह रहा है कि रमन द्वारा प्रत्येक वस्तु को बेचने से प्राप्त धनराशियों को दर्शाने वाली एक सारणी बनाइए। मैंने बेचा है तो उसका टोटल मूल्य आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ हुआ, फिर यहाँ से खींच दीजिए कुल मूल्य, ये एक सारणी अभी तैयार हो गई तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऐसे खींच दिया, फिर यहाँ ऐसे खींच दिया, फिर उधर कुल मूल्य, ठीक है। तो कुल मूल्य कितना, 40 इंटू इतना, 2457 गुना 40, फिर उसी प्रकार से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3004 गुना 30, तो कुल मूल्य निकलेगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से 22,760 और एक का मूल्य कितना, 3 है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 25,367 में 10 से, उसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कुल मूल्य आपको दिखाई दे रहा है, टोटल मूल्य मैंने गुना करके इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि सबसे छोटा मूल्य कौन सा है, सबसे बड़ा मूल्य कौन सा है। सबसे छोटा आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, 68,000, इससे भी छोटा है कोई, इससे भी छोटा है कोई, एक 38,000 दिख रहा है, ठीक है। इससे छोटा कोई नहीं है मेरे भाई, इससे कोई छोटा है, इससे कोई छोटा नहीं, तो सबसे छोटी राशि ये हो गई। अवरोही क्रम में कैसे हो जाएगा, अवरोही क्रम में सजाओगे तो पहले 38,530, सबसे छोटी वाली राशि को पहले लिखते हैं, ठीक है। 38,530, फिर कौन सी राशि इससे बड़ी हो गई, तो इससे बड़ी राशि 68 दिख रहा है, बाकी सब तो लाख में है, ये 98,000 90,000, ये 68, इससे बड़ा है 68,280, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा हो गया आपका, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, उसके बाद उससे बड़ा है 90, ठीक है। तो 90,120, उससे बड़ा 98,280, ये ख़त्म काम, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा हो गया मेरे भाई,
तो उससे बड़ा हो गया 1,60,040, ठीक है। इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा हो गया 2,53,000 है, ये 2,40,000 है, ये उससे बड़ा है। तो 2,00,12 और फिर 2,53,670 इस प्रकार से अवरोही क्रम में इसको क्या किया गया, सजा दिया गया। इसमें कह रहा है कौन सी ऐसा चीज आप बेचे हैं, रमेश बेचा है, जिसमें सबसे अधिक दाम उसको मिला है। तो सबसे अधिक दाम किसको मिला है, ये हो गया 2,53,670 किसमें आया है मेरे भाई, 2,53,000 इसमें आया है। माने दांतों का ब्रश जो बेचा है ये सबसे अधिक मात्रा में बेचा गया है, मतलब जिसका दाम सबसे अधिक उसको मिला हुआ है। मुझे लगता है कि चार्ट इस तरह से बनाकर और वही क्रम इस तरह सजा लीजिएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो मुझे लगता है कि खूब बढ़िया से हर बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी मतलब इसी से रिलेटेड है, एकदम इसी से रिलेटेड है, इसलिए कि इसी का भाग है प्रश्नावली 1.2 6 क्लास का। हालांकि इसमें मैं बना सकता था उसे, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको देखने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद वो वीडियो हम लोग बनाकर और अपलोड कर दें। तब तक के लिए जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।